हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टारलाइट एजुकेशन। स्टारलाइट एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट फर्स्ट। ठीक है, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम का हम फर्स्ट वीडियो देखेंगे। इससे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट किया है। यदि आपने इन दोनों सिस्टम को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, वहाँ से आप इन दोनों सिस्टम को भी पढ़ सकते हैं और साथ में जो फर्स्ट चैप्टर है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ उसको भी पढ़ सकते हैं। तो आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना है, ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। तो आज हम सिर्फ ब्लड के बारे में देखेंगे। ठीक है, ब्लड के बारे में फुल डिटेल पढ़ेंगे। तो ब्लड के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम। जो इसमें हम ब्लड के बारे में पढ़ें, हार्ट के बारे में पढ़ें, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ें। सर्कुलेटरी सिस्टम को हिंदी में कहा जाता है परिसंचरण तंत्र। ठीक है, हिंदी में बस आप नाम याद रखना कि सर्कुलेटरी सिस्टम को परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की डेफिनेशन देखते हैं, इसका क्या फंक्शन है वो देखते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स दैट ट्रांसपोर्ट गैसेस, फूड मटेरियल्स, हॉर्मोन्स, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स। यानी कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो वेरियस ऑर्गन के कॉम्बिनेशन से बना है। ठीक है, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हमारी बॉडी के वेरियस ऑर्गन के कॉम्बिनेशन से सर्कुलेटरी सिस्टम बना है। ठीक है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम है कि मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, यदि हम शॉर्ट में कहें व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, तो द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन द बॉडी। ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी में मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से, जैसे कि गैसेस का ट्रांसपोर्ट करना, फूड न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करना, हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करना, जो एक्सक्रेटरी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट करना। कैसे, जैसे कि आपको पता है O2 और CO2 गैस है। ठीक है, इनका ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है? ब्लड के माध्यम से ही होता है। ब्लड किसका पार्ट है? सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट है। तो लंग्स से लगाकर हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उन तक ऑक्सीजन कौन कैरी करता है? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा ही जो है वो लंग्स से ऑक्सीजन को ऑर्गन तक पहुंचाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड सेल से लगाकर लंग्स तक कौन कैरी करता है? कौन सा सिस्टम ले जाता है? तो ले जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एक तो गैसेज में सर्कुलेटरी सिस्टम का हाथ हो गया, गैसेज को ट्रांसपोर्ट करता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का काम ही यही है कि ट्रांसपोर्ट करना किसी भी चीज़ को, जैसे गैस हो गई, फूड न्यूट्रिएंट हो गया, हार्मोन हो गया, ठीक है, एक्सक्रेटरी वेस्ट हो गए। इसका ये फंक्शन नहीं है कि गैस को प्रोड्यूस करता है सर्कुलेटरी सिस्टम, की हार्मोन्स को सीक्रेट करता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, की न्यूट्रिएंट्स जो है उनको एब्जॉर्व करता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी वेस्ट को प्रोड्यूस करता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक किसी भी मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है। जैसे इसने इस जगह से गैस ली, दूसरी जगह जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ ले जाकर उस गैस को छोड़ देगा। गैस कहाँ से लेता है? गैस CO2 जो है वो लंग से लेता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, और कहाँ तक छोड़ देता है? सेल के लेवल तक। ठीक है, जिस सेल को ज़रूरत होती है O2 को, O2 जो ऑक्सीजन है उसकी, वहाँ तक छोड़ देता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, और जैसे कि फूड न्यूट्रिएंट्स, आपको पता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करता है फूड में से। फिर ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा ही हमारी सेल तक पहुंचते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? हॉर्मोन्स जो है वो हमारा एक एंडोक्राइन सिस्टम है, लास्ट सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो बहुत सी ग्लैंड से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम किनसे मिलकर बना होता है? हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स होती है उनसे मिलकर बना होता है। ये ग्लैंड्स जो है वो क्या करती है? सीक्रेट करती है हॉर्मोन्स को। ठीक है, तो ये हार्मोन जो है वो भी ब्लड के माध्यम से ही जो है वो टारगेट ऑर्गन तक या टारगेट सेल तक पहुंचता है। ठीक है, हार्मोन्स, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स, यानी कि एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स कौन से प्रोडक्ट होते हैं? जो कि वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उनको भी कैरी कौन करता है? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। जैसे कि मैं बता दूं कि कोई भी सेल है, ठीक है, हमारे सेल में जो है वो रिएक्शंस होती है। उन रिएक्शन के दौरान एक जो है वो रिएक्शन के समय क्या होते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो इन वेस्ट प्रोडक्ट को कौन कैरी करता है? हमारे एक्सक्रेटरी ऑर्गन तक, ब्लड।
तो अब ब्लड किसका पार्ट है? सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, यानी कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसमें भी सर्कुलेटरी सिस्टम का हाथ है। आ गई बात समझ में? तो अब आप सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में समझ गए होंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम है, कि मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक। अब वो कैसे करते हैं वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन बीइंग हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन बीइंग में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे किस प्रकार से क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम कंपोज्ड ऑफ ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। अब हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? वो बना है ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। यहाँ पर आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। ब्लड कैसे, कि जो हमारे मटेरियल होते हैं जैसे कि गैसेज हो गई, फूड न्यूट्रिएंट्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो गए, ये किस में ट्रांसपोर्ट होते हैं? ब्लड में ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, ब्लड के माध्यम से हर जगह जाते हैं, हर टारगेट ऑर्गन तक जाते हैं। तो अब ये ब्लड किस में फ्लो होता है? ऐसे तो नहीं है पूरी बॉडी में जो है हमारा ब्लड भरा हुआ है, पूरी बॉडी में भरा हुआ है, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ स्पेसिफिक वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स, जिसमें ये ब्लड जो है वो फ्लो होता है ब्लड वेसल्स में। ठीक है, तो इन ब्लड वेसल्स में क्या होता है? ब्लड होता है। ये हम कह सकते हैं ब्लड वेसल्स, जिस तरह हमारे पानी की पाइप होती है उसी प्रकार से हमारी बॉडी में वेसल्स होती है जो कि ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, और ब्लड जो है वो अब इन प्रोडक्ट्स को कैरी करता है, इन मटेरियल्स को कैरी करता है। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई कि हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड होता है, उसके थ्रू ये मटेरियल ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो फिर हार्ट का क्या काम? तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी है, अब ह्यूमन बॉडी में हार्ट इस जगह होता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में हर जगह जो है वो इस हार्ट से जो है वो वेसल्स जाती है, ब्लड वेसल्स। हमारी पूरी बॉडी में ये एक नेटवर्क बना हुआ होता है इन वेसल्स का। ठीक है, तो हमारी जो हार्ट है वो क्या करता है कि इस ब्लड को जो है वो पंप करता है, यानी कि जो हमारा हार्ट है वो इन ब्लड वेसल्स में क्या करता है? प्रेशर लगाता है, इन ब्लड वेसल्स पर प्रेशर लगाता है ताकि जो हमारा ब्लड है वो हर ऑर्गन तक पहुंच सके, चाहे वो हमारी बॉडी में ऊपर की ओर हो चाहे नीचे की ओर हो, हर ऑर्गन तक, हर सेल तक वो ब्लड जो है वो पहुंच सके और उस ब्लड के माध्यम से अपने ये मटेरियल्स पहुंच सके। इसलिए जो हमारा हार्ट होता है वो क्या करता है? हमारा जो हार्ट है वो क्या करता है? ब्लड को प्रेशर देता है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो आज हम इस वीडियो में ब्लड के बारे में देखने वाले हैं, फिर हम हार्ट के बारे में देखेंगे और फिर ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में। ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड किस किस से मिलकर बना है, वो बना है प्लाज्मा और ब्लड सेल से, फंक्शन ऑफ ब्लड, टाइप ऑफ ब्लड, आरएच फैक्टर क्या होता है, ये सब टॉपिक हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट, गैसेज एंड वेस्ट प्रोडक्ट। तो ब्लड जो है वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है? न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है, गैसेज ट्रांसपोर्ट करता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट करता है। ये ब्लड किस में फ्लो होता है? जो हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होती है उनमें ये ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, और इस ब्लड को प्रेशर कौन देता है ताकि हर ऑर्गन तक ये ब्लड पहुंच सके? तो हमारा हार्ट। ठीक है, हार्ट क्या करता है? इस ब्लड को प्रेशर देता है ताकि ये हमारा जो ब्लड है वो हर ऑर्गन तक पहुंच सके, हर टारगेटेड ऑर्गन तक पहुंच सके, चाहे वो हमारा ऑर्गन ऊपर की ओर हो चाहे ऑर्गन नीचे की ओर हो। ठीक है, द pH ऑफ ब्लड इज 7.4, यानी कि जो हमारा ब्लड का जो pH होता है, ठीक है, pH जो लेवल होता है वो 7.4 होता है। pH क्या है? pH जो है वो इससे हमें पता चलता है, pH से हमें यह पता चलता है कि किसी भी प्रोडक्ट का नेचर कैसा है। ठीक है, वो उसका नेचर एसिडिक है या बेसिक है, वो हमें पता चलता है pH से। ठीक है, pH नंबर से। यदि pH की वैल्यू 0 से 7 के बीच में आती है तो इसका मतलब किसी भी प्रोडक्ट का नेचर जो है वो एसिडिक है। और यदि किसी भी प्रोडक्ट का नेचर, किसी प्रोडक्ट का अगर वैल्यू, pH वैल्यू जो है वो 7 से 14 के बीच में आती है तो इसका मतलब उसका नेचर कैसा है? बेसिक है। ठीक है, तो नॉर्मल पर्सन हैज़ अबाउट 5 लीटर ऑफ ब्लड, यानी कि कोई भी जो नॉर्मल पर्सन होता है उसमें 5 लीटर ब्लड होता है नॉर्मल पर्सन में। अब हम देखते हैं ब्लड का फॉर्मेशन क्या होता है। ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? तो ब्लड का फॉर्मेशन जो होता है वो रेड बोन मैरो में होता है। ठीक है, और जो इम्ब्रियो में और जो न्यू बोर्न में जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो स्प्लीन में होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ
कंपोजिशन ऑफ ब्लड, तो कंपोजिशन यानी कि देयर आर टू पार्ट इन ब्लड। कंपोजिशन, ब्लड का जो कंपोजिशन है वो दो पार्ट से मिलकर बना है ब्लड, प्लाज्मा और रेड सेल्स। ये प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है और ये रेड सेल सॉलिड पार्ट है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, तो प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है और बाकी जो 45% है वो हमारी सेल्स होती है। जैसे कोई भी ये ब्लड है, ठीक है, तो इस ब्लड में क्या होगा, 55% क्या होगा, प्लाज्मा होगा, ठीक है, यानी कि लिक्विड पार्ट जो येलो येलो देख पा रहे होंगे आप। और 4% वाइट ब्लड सेल और प्लेटिलेट सेल होगी और 41% जो है वो रेड ब्लड सेल होगी, ठीक है। ये सेल्स और यही प्लाज्मा, इसी से मिलकर बना है अपना ब्लड। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, तो वही बात आ गई, रेड ब्लड सेल से, प्लेटिलेट से, प्लाज्मा से और वाइट ब्लड सेल से मिलकर बना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो इट इज़ अ फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड, ये जो है वो एक फ्लूइड पार्ट है हमारे ब्लड का, यानी कि लिक्विड पार्ट है। प्लाज्मा कंपोज अबाउट 55% ऑफ टोटल ब्लड, यानी कि हमारा जितना ब्लड है उसका 55% पार्ट जो है वो प्लाज्मा है। प्लाज्मा कंटेन 92% वाटर, 92%, ये प्लाज्मा जो है अब 55% में से 92% जो है वो क्या कंटेन करता है, वाटर को कंटेन करता है। 8% जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को जो है वो कंटेन करता है, जैसे कि प्रोटीन, आयंस, ये हो गए, ठीक है। और ये आप प्लाज्मा देख पा रहे होंगे। प्लाज्मा का जो किसी भी ब्लड में प्लाज्मा का जो पार्ट होता है, जो यदि हम देखें कितने परसेंट प्लाज्मा होता है हमारे ब्लड में, तो 55% प्लाज्मा पाया जाता है और 45% ब्लड सेल्स पाई जाती है। वो ब्लड सेल्स कौन सी, आरबीसी, प्लेटिलेट्स और वाइट ब्लड सेल। अब हम सेकंड पढ़ते हैं ब्लड सेल्स, ठीक है। तो वो होती है रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट्स, ठीक है। तो जो फर्स्ट सेल है आरबीसी, उसके बारे में देखते हैं। रेड ब्लड सेल के बारे में, आरबीसी कंप्राइजेज 99% ऑफ ब्लड सेल्स, यानी कि ये जो है वो 99% पाई जाती है। यानी कि हमारी जो ब्लड है उसमें 3 तरह की ब्लड सेल्स पाई जाती है, उसमें से 99% तो ये पाई जाती है, ठीक है। बाकी 1% ये दोनों पाई जाती है। कौन कौन सी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट्स, ठीक है। आगे बात समझ में। आरबीसी जो है वो कंटेन करती है प्रोटीन को, ठीक है, जिसको हीमोग्लोबिन कहा जाता है, ठीक है। आरबीसी किसको कंटेन करती है, प्रोटीन को कंटेन करती है, जिसको हीमोग्लोबिन कहा जाता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन द कलर ऑफ ब्लड इज रेड। आरबीसी डू नॉट हैव न्यूक्लियस, यानी कि आरबीसी जो है, आरबीसी किसको कंटेन करती है, हीमोग्लोबिन को कंटेन करती है। और हीमोग्लोबिन के कारण जो हमारी जो आरबीसी सेल है, आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल, उसका कलर जो है वो क्या है, रेड है, ठीक है। वापस बताता हूँ, यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण अपनी जो आरबीसी है उसका कलर कौन सा है, रेड है। यदि पूछ ले आरबीसी का रेड कारण क्यों है, रेड जो कलर है उसका क्या कारण है, तो हीमोग्लोबिन के कारण, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंस होता है। द एवरेज लाइफ ऑफ आरबीसी इज 120 डेज, यानी कि जो आरबीसी की जो एवरेज लाइफ होती है वो 120 डेज होती है, ठीक है। 120 डेज के बाद में नई सेल्स बनती है, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट, इस सेल को आरबीसी कहा जाता है, रेड ब्लड सेल कहा जाता है, वो इसकी फुल फॉर्म हो गई, और इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी टेक प्लेस इन बोन मेरो, और जो फॉर्मेशन होता है आरबीसी का वो बोन मेरो में होता है, ठीक है। तो आरबीसी जो है वो पूरे ब्लड में देखें तो 55% प्लाज्मा पाया जाता है, 1% प्लेटिलेट्स पाई जाती है और 41% जो है वो रेड ब्लड सेल पाई जाती है, और जो बाकी के जो है वो वाइट ब्लड सेल्स पाई जाती है, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे। अब हम सेकंड पढ़ते हैं वाइट ब्लड सेल के बारे में। वाइट ब्लड सेल आर कलरलेस सेल, वाइट ब्लड सेल जो होती है वो कलरलेस सेल होती है, ठीक है। इसका कलर वाइट होता है, क्यों, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है। और ये इस सेल का क्या काम है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाना हमारी बॉडी को। ये जो है वो जो हमारी बॉडी में जो डिजीज़ होती है उसके अगेंस्ट में फाइट करती है, ये डब्ल्यूबीसीज। और डब्ल्यूबीसी जो है वो रेड बोन मेरो में बनती है, ठीक है। और इसका जो दूसरा नाम है इसको ल्यूकोसाइट कहा जाता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल या ल्यूकोसाइट। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, कि ये जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है हमारी सेल को, यानी कि ये डिजीज़ के खिलाफ फाइट करती है वाइट ब्लड सेल। और आरबीसी का क्या फंक्शन है,
या आरबीसी का फंक्शन देखें तो ये जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये सेल जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। कौन सी सेल? आरबीसी। और वाइट ब्लड सेल ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है और डिजीज़ के खिलाफ लड़ती है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल कितने प्रकार की होती है? तो वो होती है ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट, ठीक है। अब ग्रेनुलोसाइट जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स। और जो एग्रेनुलोसाइट जो है वो वापस दो पार्ट में डिवाइड है, लाइम्फोसाइट और मोनोसाइट, ठीक है। ये आप चार्ट या लर्न कर लेना। तो ये हमने पढ़ा ग्रेनुलोसाइट जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड है, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो है वो न्यूट्रोफिल्स आर लार्जेस्ट इन नंबर। न्यूट्रोफिल्स जो सेल होती है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी में। और सेकंड पार्ट है एग्रेनुलोसाइट। तो एग्रेनुलोसाइट जो है वो वापस जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब जो लिम्फोसाइट है वो वापस तीन पार्ट में डिवाइड है, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर्स, ठीक है। अब है प्लेटिलेट्स, ठीक है। तो प्लेटिलेट्स क्या है? दे आर ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। इनको प्लेटिलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। दे आर अबाउट 3 लाख प्लेटिलेट्स पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। यानी कि ये जो होती है वो 1 क्यूबिक मिलीमीटर में जो है वो 3 लाख प्लेटिलेट्स पाई जाती है, ठीक है। कितनी? 3 लाख प्लेटिलेट्स पाई जाती है। यानी कि यदि हम बात करें एक बूंद खून की या एक बूंद ब्लड की तो उसमें 3 लाख प्लेटिलेट्स पाई जाती है, ठीक है। द एवरेज लाइफ इज 10 डेज। इसकी जो एवरेज लाइफ है वो 10 डेज है। और आरबीसी की कितनी थी? तो आरबीसी की थी 120 डेज, ठीक है। तो इसकी 10 डेज। और इसमें न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। मेन फंक्शन क्या है? प्लेटिलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। जो प्लेटिलेट्स है वो ब्लड की क्लोटिंग में काम आता है। यानी कि किसी भी जगह यदि हमारी स्किन है, ठीक है, तो हमारी स्किन पे यदि चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, तो वहाँ से क्या है? ब्लड फ्लो होने लग जाता है। तो उस ब्लड के फ्लो को रोकने के लिए प्लेटिलेट्स काम आती है, ठीक है। प्लेटिलेट्स यहाँ पर जो है वो हार्ड सरफेस बना देती है और उसको कवर कर देती है, और जिससे कि ब्लड फ्लो नहीं होता है, ठीक है। प्लेटिलेट्स का फंक्शन आ गया समझ में। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का फंक्शन क्या है? तो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड का फंक्शन है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करना, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना, मेडिसिन जो होती है उनको ट्रांसपोर्ट करना, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना, और जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं उनको टारगेट साइट तक ट्रांसपोर्टेशन करना हॉर्मोन्स का, मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना, और हमारे बॉडी का जो पीएच है, पीएच लेवल है, उसको कंट्रोल करना। ये है फंक्शन, ठीक है, लर्न करना है आपको। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड। ब्लड कितने प्रकार का होता है? देखो, ब्लड को जो है किसके आधार पर ये जो है डिवाइड किया गया है, तो वो किया गया है जो हमारी आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, उसके सरफेस पर एंटीजन के एब्सेंस और प्रेजेंस पर जो है वो ब्लड को कैटेगराइज किया गया है। एंटीजन एंटीजन ए और एंटीजन बी के प्रेजेंस और एब्सेंस पर कैटेगराइज किया गया है ब्लड को। On the basis of presence and absence of antigen A and B on the surface of RBC, human blood is divided into 4 group। यानी कि ब्लड को किसके आधार पर कैटेगराइज किया गया है? तो वो किया गया है एंटीजन ए और एंटीजन बी के प्रेजेंस और एब्सेंस पर। किस पर? आरबीसी की सरफेस पर। तो 4 तरह का ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, ए बी और ओ। दिस ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड एबीओ ब्लड ग्रुप। अब जो ये जो 4 टाइप का जो ब्लड ग्रुप है, ठीक है, इसको एबीओ ब्लड ग्रुप्स कहा जाता है, ठीक है। पर्सन विथ ए ब्लड ग्रुप हैज़ ए एंटीजन। यानी कि किसी भी अगर पर्सन का ए ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब उसके आरबीसी पर ए एंटीजन प्रेजेंट है। जिसकी आरबीसी पर ए एंटीजन प्रेजेंट है, उसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ? ए ब्लड ग्रुप। जिसकी आरबीसी पर बी एंटीजन प्रेजेंट है, इसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप क्या हुआ? बी हुआ, ठीक है। जिस पर्सन की आरबीसी पर ए और बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट है, इसका मतलब उसका ए बी ब्लड ग्रुप हुआ। और जिसकी आरबीसी पर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप ओ हुआ, ठीक है। आपने देखा होगा किसी का ए ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप होता है, ए बी ब्लड ग्रुप होता है, ओ ब्लड ग्रुप होता है। तो ये सब क्यों होता है? एंटीजन के आधार पर, एंटीजन के एब्सेंस और प्रेजेंस पर। यदि ए एंटीजन प्रेजेंट है तो ए ब्लड ग्रुप,
बी एंटीजन प्रेजेंट है तो बी ब्लड ग्रुप, यदि ए बी ब्लड जो एंटीजन है ए बी एंटीजन दोनों यदि प्रेजेंट है तो ए बी ब्लड ग्रुप, यदि कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप। आगे बात समझ में। तो ये किसके जो ब्लड के टाइप्स जो हैं वो किस पर कैटेगराइज किए गए हैं, किसके आधार पर, तो एंटीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस पर। अब हम देखते हैं RH फैक्टर। किसी किसी पर्सन के जो है वो RBC पर ये एक RH फैक्टर जो है वो भी प्रेजेंट होता है। तो यदि किसी भी पर्सन की RBC पर जो रेड ब्लड सेल है उसकी सरफेस पर यदि RH फैक्टर पाया जाता है तो उस पर्सन का जो ब्लड जो होता है वो RH पॉजिटिव होता है। यदि किसी भी पर्सन में RH फैक्टर नहीं पाया जाता है तो उसका जो ब्लड होता है वो RH नेगेटिव होता है। ठीक है, तो हमारे वर्ल्ड में 80% लोगों में RH पॉजिटिव ब्लड पाया जाता है, यानी कि 80% जो लोग हैं हमारे वर्ल्ड के उनके RBC पर जो है वो क्या पाया जाता है, RH फैक्टर पाया जाता है। और 20% ऐसे लोग हैं हमारे पूरे वर्ल्ड के जिनकी RBC पर RH फैक्टर नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो RBC ऑल्सो कंटेन अनदर एंटीजन विच इज कॉल्ड RH फैक्टर। हमारी जो RBC है वो ए और बी एंटीजन के अलावा दूसरे एंटीजन को भी जो है वो कंटेन करती है, वो है RH। ठीक है, तो हमारी जो RBC है वो RH फैक्टर को भी कंटेन करती है। और ब्लड विथ RH फैक्टर इज कॉल्ड RH पॉजिटिव। यदि किसी के भी ब्लड में RH फैक्टर पाया जाता है तो इसका मतलब उसका RH पॉजिटिव है ब्लड। और किसी भी ब्लड में अगर RH फैक्टर नहीं पाया जाता है तो इसका मतलब उसका जो ब्लड है वो क्या है, RH नेगेटिव। और 80% जो लोग हैं हमारे वर्ल्ड के उनमें RH पॉजिटिव पाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए।